लास्ट वीक हमने वो स्टार्ट की थी फैक्टर्स जिसकी वजह से फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है। उसमें कुछ फैक्टर्स रहते थे जिसमें इलनेस है और इलनेस के साथ इमोशनल स्ट्रेस एंड लेक ऑफ अफेक्शन। ठीक है, तो इसके बाद फिर हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। फिर साइको सोशल तो नहीं है, कॉग्निशन के रिलेटेड है। ठीक है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट बच्चे की हो रही होती है वो फिर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इलनेस क्या है? अबाउट चिल्ड्रन हु आर एडुकेटली नॉरिश, वो बच्चे जिनको से प्रॉपर नॉरिशमेंट मिल रही हो। कॉमन चाइल्डहुड ऑन इलनेसेस सच एज मीजल्स हो गई है, चिकन पॉक्स हो गया है या नमूनिया हो गया है। अगर नॉरिशमेंट मिल भी रही हो तो इन बीमारियों की वजह से जो है ना उनकी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे जो है ना लिटिल इफेक्ट पड़ सकता है। मेजर इलनेसेस है जो कि बच्चों को बेड तक लिमिटेड करती है फॉर वीक्स। वो जो है वो बीमारियां फिर टेम्पररी क्या करती है, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती है। बट आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम दोज मेंटल इलनेसेस, बच्चा क्या करता है, वो ऑर्डिनरली शो करता है ग्रोथ स्पार्ट किस चीज में, अपने फिजिकल डेवलपमेंट में। डेट मेक्स अप फॉर द प्रोग्रेस लॉस्ट वाइल ही और शी वाज सिक। ठीक है, जो प्रोग्रेस लॉस्ट हुआ होता है ड्यू टू इलनेस, तो वो जाके दोबारा उसमें कवर हो जाती है। Yet diseases are likely to permanently stunt the growth of children who are moderately to severely undernourished। ठीक है, बट कुछ बीमारियां जो है वो परमानेंटली स्टंट करती है, अफेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन को, जो कि मॉडरेट टू सिवियरली अंडर नॉरिश होती है। ठीक है, अच्छा, अब पोर डाइट वीकन्स द इम्यून सिस्टम। जो पोर डाइट होता है वो इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, चाइल्डहुड डिजीज स्ट्राइक एंड अंडर नॉरिश चाइल्ड सूनर एंड हार्डर। ठीक है, तो जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो उसकी वजह से जो चाइल्डहुड बीमारियां हैं वो इजीली जाके जो अंडर नॉलेज बच्चे होते हैं उन्हें जाके अफेक्ट करती है। ठीक है, नॉट ओनली डज मॉल न्यूट्रिशन इंक्रीजेज वन ससेसिबिलिटी टू डिजीज। ये नहीं है कि जो माल न्यूट्रिशन है वो सिर्फ बच्चे की जो ससेप्टिबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी टू डिजीज है वो जाके इंक्रीज करती है, बल्कि जो डिजीज है वो भी कंट्रीब्यूट करता है टू माल न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से क्या होता है, सप्रेस करता है चाइल्ड्स के एपेटाइट को। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें भी फीवर हो जाए तो, या इस तरह कोई गला खराब हो जाए या निमोनिया वगैरह हो, तो उसकी वजह से इंसान को जो है ना भूख जाके मिट जाती है। तो ये इस तरह बच्चों में भी जो है ना ये होता है, एज एपेटाइट सप्रेस हो जाती है, और उनकी जो बॉडी एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज न्यूट्रेंट है, जो बॉडी के फंक्शन है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज न्यूट्रेंट, वो जाके लिमिट हो जाती है। ठीक है, in developing countries where gastrointestinal infection and upper respiratory illness are common, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो गए हैं, पेट की बीमारियां, और अपर रिस्पिरेटरी इलनेस जो चेस्ट के इन्फेक्शंस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। यंग स्कूल एज चिल्ड्रन हु हैव बीन relatively disease free are already 1 to 2 inches taller and 3 to 5 pounds heavier on average than their more sickly peers। ठीक है, अच्छा, वो स्कूल एज चिल्ड्रन जो कि डिजीज फ्री हैं, स्कूल एज के जो होते हैं, तो दे आर ऑलरेडी 1 to 2 inches taller and 3 to 5 pounds heavier होते हैं on average as compared to their those class fellows जो कि बचपन से बीमारियों में वो मुब्तला होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के साथ या respiratory illness के साथ, and are outperforming them on variety और कॉग्निटिव टेस्ट एज वेल। और इसके साथ साथ जो डिजीज फ्री बच्चे होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी आउट क्लास होती है कॉग्निटिव टेस्ट पे एज कंपेयर टू दोस्त जो कि सिकली पीरियड्स होते हैं। ठीक है, अब इमोशनल स्ट्रेस एंड लैक ऑफ अफेक्शन।
जो इमोशनल स्ट्रेस और लैक ऑफ अफेक्शन है, इसकी वजह से भी जो है ना बच्चे की ग्रोथ जो है वो जाके अफेक्ट होती है बुरी तरह। इसे नॉन ऑर्गेनिक फेलियर टू स्ट्राइव भी कहते हैं, ठीक है। फाइनली, अदरवाइज हेल्थी चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंस टू मच स्ट्रेस and too little affection are likely to lag far behind their age mates in physical growth and motor development. वो हेल्थी बच्चे जो कि एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर लेते हैं स्ट्रेस को, एंड टू लिटिल अफेक्शन मतलब प्यार मोहब्बत अपने बड़ों से, अपने केयर गिवर से, तो ये ऐसे बच्चे जो है ना काफी पीछे रह जाते हैं अपने एज मेट से फिजिकल ग्रोथ और मोटर डेवलपमेंट में। दिस फेलियर टू थ्राइव सिंड्रोम में करेक्टराइज, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा, this failure to thrive syndrome may characterize as many as 6% of preschool children in the United States and up to 5% of all patients admitted to पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो ये सिंड्रोम बेसिकली करेक्टराइज किया गया है, ये जो ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं और लिटिल अफेक्शन जिसकी वजह से उनकी फिजिकल ग्रोथ अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ये तकरीबन 6% ऑफ द प्री स्कूल चिल्ड्रन जो यूनाइटेड स्टेट में बच्चे हैं उनमें पाई गई है ये चीज़। एंड जो 5% ऑफ ऑल पेशेंट्स जो कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं, तो उनमें भी जो है ना 5% तक पाई गई है। Non-organic failure to thrive is a growth disorder that appears early, ठीक है। इसके जो करेक्टरिस्टिक है वो अर्ली जाके शो होती है, यूजुअली बाय द 18 months of age। Babies who display it stop growing, उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, and appear to be wasting away, और उनका जो ग्रोथ टाइम हो ग्रोथ टाइम बेसिकली होता है वो इन अ वेस्टिंग वे में जो है ना जाके वो खराब हो जाता है। इन मच द सेम वे दैट माल नोरिश्ड इन्फेंट्स विद मेरेस्मस टू, ठीक है। जैसे जो हमने पढ़ा था जो मेरेस्मस डिजीज में इन्फेंट के साथ होता है, बिल्कुल इस तरह इसमें भी जो है ना जो बच्चे की जो डेवलपमेंटल एज है वो जाके वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हुई होती है ड्यू टू इमोशनल स्ट्रेस एंड लिटिल अफेक्शन की वजह से। These infants don't have an obvious illness। It's इन बच्चों की जो है ना कोई इस तरह खास क्लियर इलनेस नहीं होती, ना कोई बायोलॉजिकल कॉज होती है उनकी कंडीशन के लिए, उनकी अपरेंट कंडीशन के लिए। Affected babies often have trouble feeding। जो affected बच्चे होते हैं उन्हें जो है ना फीडिंग में भी ट्रबल आ रही होती है, and in many cases their growth retardation is undoubtedly attributed to poor nutrition। हाँ, ये अब पॉइंट है। अब क्या होता है अफेक्टेड बेबीज को जो है ना ट्रबल आ रही होती है फीडिंग में, तो जाहिर बात है पुअर न्यूट्रिशन हो जाता है, तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से उनकी जो ग्रोथ रिटार्डेशन है वो जाके स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। Of course, a major question is why would an otherwise healthy baby have trouble feeding? अब क्वेश्चन ये है कि जो हेल्थी बेबी है उसे जो है ना क्यों ट्रबल आ रही है फीडिंग में। One clue comes from these babies' behaviors around caregivers। एक हिंट या एक इंफॉर्मेशन जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है रिलेटेड टू द बेबी बिहेवियर, वो अराउंड होती है केयर गिवर्स की, उनकी केयर गिवर्स जो पेरेंट्स होते हैं। दे आर जनरली एपिथेटिक एंड विड्रॉन। एपिथेटिक मतलब किसी चीज की परवाह नहीं करते, जो डिप्रेस्ड टाइप जो होते हैं, एंड विड्रॉ होते हैं, अपने आप को इंगेज नहीं करते उस बच्चे के साथ। will often watch their caregivers closely but are unlikely to smile or cuddle when they are picked up, ठीक है। क्या करते हैं इनके केयर गिवर्स, तो उन्हें लाइक क्लोजली उनके साथ होते हैं, लेकिन कभी ना कभी जब बच्चे को उठाते हैं तो वो केयर गिवर्स ना तो कडल पास करते हैं ना स्माइल पास करते हैं उन बच्चों की तरफ। वाई? बिकॉज देयर केयर गिवर्स आर टिपिकली कूल एंड aloof टाइप होते हैं, impatient होते हैं, एंड समटाइम इवन फिजिकली एब्यूजिव होते हैं, ठीक है। ये मेन रीजंस है। So even though caregivers may offer enough food for those babies to thrive,
Their impatience and hostility causes babies to withdraw, ठीक है। लाइक खुराक तो प्रोवाइड करते हैं उन्हें बच्चों को, लेकिन जो उनकी इनपेशेंट इंटॉलरेंस होती है और हॉस्टिलिटी गुस्सा जो होता है वो बच्चे को विड्रॉ करते हैं एंड टू बिकम aloof to the point of feeding poorly and displaying few positive social responses। और इसकी वजह से बच्चा aloof की तरफ चला जाता है और एलूफ इस पॉइंट तक कि उसकी जो फीडिंग है वो जाके पोरली हो जाती है और इसके साथ साथ बिल्कुल फ्यू सोशल पॉजिटिव सोशल रिस्पॉन्सेज जाके बच्चा शो करता है। डिप्राइवेशन ड्वार्फिज्म ये एक सेकंड ग्रोथ रिलेटेड डिसऑर्डर है जो बेस्ड ऑन इमोशन एंड लैक ऑफ डिप्राइवेशन, सॉरी, इमोशनल डिप्राइवेशन हो गया है या लैक ऑफ अफेक्शन हो गई है। अच्छा, that stem from emotional deprivation and a lack of affection, ठीक है, it appears later, ठीक है। ये भी जो है ना इमोशनल डिप्राइवेशन, जिस तरह स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होती, इंसान की नींद पूरी नहीं होती और इसकी वजह से क्या असरात आ रहे होते हैं उस पर, that इंसान की नींद 2 दिन से नहीं सोया हुआ या 24 घंटे से नहीं सोया हुआ, तो उसकी स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से आंखों के सर्कल्स जाके ब्लैक सर्कल्स जाके डार्क सर्कल्स बन जाते हैं, उसके और भी काफ़ी ज़्यादा। इवन अगर स्लीप पूरा ना भी हो तो उसकी वजह से इंसान सही तरह कुछ खाता पीता भी नहीं सकता, सर में जो है ना चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्लीप डिप्राइवेशन के साथ इस तरह होता है, तो जब एक इंसान इमोशनल डिप्राइव्ड हो या बच्चा या इमोशनल डिप्राइव्ड हो, लैक ऑफ अफेक्शन हो, तो उसकी क्या हालत होगी। इट अपीयर्स लेटर यूजुअली बिटवीन 2 to 15 years ऑफ एज, ठीक है। ये डिप्राइवेशन ड्वार्फिज्म 2 to 15 years ऑफ एज में हो सकता है और ये करेक्टराइज होता है बाय स्मॉल स्टेचर, स्मॉल हाइट से करेक्टराइज होता है एंड ड्रामेटिकली इसमें क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो जाके रिड्यूस हो जाती है। इवन दो चिल्ड्रन हु डिस्प्ले दिस ऑर्डर, वो बच्चे जो कि इन डिसऑर्डर को डिस्प्ले करते हैं, डू नॉट स्पेशली माल नॉरिश, वो जो है ना बेसिकली वो बच्चे बिल्कुल लाइक इस तरह लग नहीं रहे होते कि वो माल नॉरिश है एंड यूजुअली रिसीव एडुकेट न्यूट्रिशन एंड फिजिकल केयर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको। जी सर। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? नो सर। नो सर। अच्छा, what seem to be lacking in their life, इनके लाइफ में बेसिकली कौन सी चीज लेक कर रही होती है डिप्राइवेशन ड्वार्फिज्म बच्चों की? पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट विद अनदर पर्सन, ठीक है, नेमली विद द प्राइमरी केयर गिवर्स। जो प्राइमरी केयर गिवर्स है हर टाइम जो उनके साथ होते हैं, उनके पास होते हैं, उनके सराउंडिंग होते हैं, बेसिकली उनकी साइड से पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, who themselves are likely to be depressed by an unhappy marriage, economic hardship or some other personal problem। और ये केयर गिवर खुद जो है जाके डिप्रेस होते हैं, या तो अनहैप्पी मैरिज की वजह से अपनी शादी से जो है ना जाके खुश नहीं होते, या इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से, इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या कोई और प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। इट अपेयर्स दैट deprivation dwarfs grow very slowly because the emotional deprivation depresses the endocrine system and inhibits the production of growth hormone, ठीक है। अच्छा, ये सामने को आए मिले हैं दैट जो डिप्राइवेशन ड्वार्फ्स है वो बहुत ज़्यादा स्लोली ग्रो करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो इमोशनल डिप्राइवेशन है वो डिप्रेस करती है किस चीज़ को, एंडोक्राइन सिस्टम को, और इनहिबिट करती है किस चीज़ को, प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को, ठीक है। इंडीड व्हेन दीज चिल्ड्रन आर रिमूव फ्रॉम देयर होम्स, जब ऐसे बच्चों को घर से निकाला जाता है तो क्या होता है, begin to receive attention and affection। तो घर से बाहर जाके जो है ना ये लोग क्या करते हैं, अटेंशन एंड अफेक्शन रिसीव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन है वो जाके क्विकली रिज्यूम हो जाती है। दे डिस्प्ले कैच अप ग्रोथ even when they eat the same diet on which they formerly failed to thrive, ठीक है। इवन अगर देखा जाए तो अगर जो खाना वो पहले खा रहे होते थे वही खाना अब भी खा रहे होते हैं, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे, इनकी एनवायरनमेंट चेंज हो गई जिसमें इन्हें अटेंशन और अफेक्शन मिल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी जाके सिक्रीशन क्विकली रिज्यूम हो जाती है।
अच्छा, द प्रोग्नोसिस फॉर चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय नॉन ऑर्गेनिक फेलियर, मतलब ये नॉन ऑर्गेनिक फेलियर टू थ्राइव एंड ड्वार्फ डिप्राइवेशन एंड ड्वार्फिज्म जो है, तो उसकी प्रोग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बच्चे जो है इस चीज़ से इजीली निकल सकते हैं। कैसे? इफ़ द केयर गिविंग प्रॉब्लम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर आर करेक्टेड बाय इंडिविजुअल और फैमिली थेरेपी। इफ जो केयर गिविंग प्रॉब्लम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन डिसऑर्डर्स के लिए, वो जाके करेक्ट किया जाए बाय इंडिविजुअल या बाय फैमिली मेम्बर्स या बाय फैमिली थेरेपी या फैमिली थेरेपिस्ट के थ्रू, ठीक है। और इफ द अफेक्टिव child is placed with caring foster parents, या if जो affective child है उसे जाके caring foster parents के साथ रखा जाए, ठीक है। However, if non-organic failure to thrive is not identified and corrected in the first 2 years, if जो ऊपर वाले दो डिजीजेस हमने डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं, अगर इसे फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ में आइडेंटिफाई ना किया जाए और द इमोशनल नेगलेक्ट दैट इन अंडरलाइज डिप्राइवेशन प्रॉब्लम परसिस्ट फॉर सेवरल ईयर्स, तो इसकी वजह से क्या होगा? effective children may remain smaller than normal। जो effective children होते हैं तो वो उनकी एज हाइट जो है वो रिमेन स्मॉलर ही रह जाती है देन नॉर्मल, एंड डिस्प्ले लॉन्ग टर्म इमोशनल प्रॉब्लम्स। और क्या करते हैं? लॉन्ग टर्म इमोशनल प्रॉब्लम डिस्प्ले करते हैं इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसीज एज वेल, ठीक है। इन सम, failure to thrive provides yet another indication that children require love and responsive caregiving if they are to develop normally। अगर हम इन कंक्लूजन देखें तो फेलियर टू थ्राइव जो है वो क्या करता है? हमें प्रोवाइड करता है एक इंडिकेशन, एक ऐसा इंडिकेशन दैट चिल्ड्रन जो है वो भी रिक्वायर करते हैं, उन्हें भी नीड होती है किस चीज़ की? लव एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग की, उनकी नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फॉर्चुनेटली देयर इज होप फॉर प्रिवेंटिंग these deprivation related disorders if parents whose children are at risk can be identified easily, which they often can be, ठीक है। खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पे एक होप है जिसकी वजह से हम ऐसी बीमारियों को प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इंक्रीज रिस्क पे है, उनकी प्रॉब्लम को जाके अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए। Even before giving birth, women whose children may fail to thrive are more likely than other mothers to feel unloved by their parents, to reject their own mother as models, and to say their own childhood was unhappy, ठीक है। Even before giving birth, वो खवातीन जो कि whose children may fail to thrive are more likely than other mothers, मतलब ये खुद भी जो है ना, इनका जो अपना बचपन भी होता है वो खुद भी जो है ना अपनी मदर को जाके एज अ मॉडल एक्सेप्ट नहीं करते, एंड खुद ये कह रहे होते हैं कि उनका जो अपना बचपन था वो भी जो है ना बिल्कुल उसी तरह अनहैप्पी था। Within days of giving birth, these mothers are already having one problem, और जब बर्थ के डेज आ जाते हैं तो ऐसी मदर्स की जो है ना ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई होती है रिलेटेड टू फीडिंग एंड सूटिंग देयर बेबीज देन आर अदर मदर्स एज कम्पेयर टू अदर मदर्स, ठीक है। क्लियरली दीज फैमिलीज नीड हेल्प। इस तरह फैमिलीज को काफ़ी नीड की ज़रूरत होती है, and would almost certainly benefit from early intervention that teach parents how to be more sensitive and responsive caregivers। और क्या होता है? इन फैमिलीज को नीड की है ज़रूरत होती है, एंड दे कैन दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम अर्ली इंटरवेंशन, जिसमें इन्हें टीच किया जाता है कि कैसे एक पेरेंट्स को सेंसिटिव होना चाहिए एंड रिस्पॉन्सिव केयर गिवर होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। Yes, जी sir. सर। ओके, अब ये हमारा न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। फिजिकल डेवलप खत्म हो गई है, ठीक है। अब कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, और नेक्स्ट टॉपिक्स विल एग्जामिन कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? जो कि एक टर्म है साइकोलॉजिस्ट यूज करता है किस चीज़ के लिए? एक्टिविटीज ऑफ नोविंग and the mental process by which human beings acquire and use knowledge to solve problems, ठीक है। cognitions क्या है? एक्टिविटी ऑफ नोविंग
कौन सी चीज़ जो कि नॉलेज हम एक्वायर करते हैं और नॉलेज हम यूज़ करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। इसमें फिर और मेंटल प्रोसेस भी आ जाते हैं, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉग्निशंस के अंडर आती हैं। जो कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं वो बेसिकली हमें हेल्प करती है कि हम जाके अंडरस्टैंड करें और अडेप्ट करें अपने इन्वायरमेंट को। इंक्लूड सच एक्टिविटीज एज अटेंडिंग, परसीविंग, लर्निंग, थिंकिंग एंड रिमेम्बरिंग। In short, the unobservable events and undertaking that characterize the human mind. अगर हम in short देखें तो cognitions क्या है? Unobservable event है, mean they can be observed, and undertakings है जो कि characterize करता है human mind को, ठीक है। The study of cognitive development, the change is that अगर in children's mental abilities, cognitive development में basically हम यही पढ़ते हैं जिस तरह physical development में पढ़ रहे थे, from childhood infancy से लेके ऊपर जो जा रहे थे slowly and gradually, तो इस तरह कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी जो है ना चेंजेस हम देख रहे होते हैं कि चेंजेस जो कि अकर होते हैं चिल्ड्रंस मेंटल एबिलिटीज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स एंड एक्साइटिंग टॉपिक्स इन ऑल ऑफ द डेवलपमेंटल साइंसेस, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है। इन दिस चैप्टर वी विल बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द डेवलपिंग माइंड, फोकसिंग, इसमें जो है ना हम एक्सप्लोरेशन ऑफ द डेवलपमेंट माइंड पे फोकस करेंगे या एक्सप्लोर करेंगे। फिर इसके बाद जो है फोकसिंग फर्स्ट ऑन द मैनी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, जिसने थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पेश की थी, एंड लीव रिगार्ड्स की सोशल कल्चर पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्ट हम करते हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। इसमें जो है ना इसके कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव इस तरह कुछ है, वो भी जो है ना इंशाल्लाह पढ़ेंगे। पियाजे स्टेजेस ऑफ, हाँ ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और वो पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। बाय फar द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थ्योरिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, अगर हम देखें तो पियाजे जो है काफ़ी इन्फ्लुएंशियल theorist है in the history of child development. Piaget combined his earlier interest in zoology and epistemology, the branch of philosophy concerned with the origin of knowledge. तो पियाजे ने क्या चीज़ कंबाइन किया था? अर्ली इन हिज अर्लीस्ट इंटरेस्ट उसने zoology को कंबाइन किया था और एपिस्टेमोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि कंसर्न करता है विद origins ऑफ नॉलेज। और इसने जो है ना इन दोनों फील्ड्स को बेसिकली इसमें इंटरेस्ट किस चीज़ के लिए शो किया था कि वो जाके डेवलप कर सके एक न्यू साइंस को, जिसे इसने जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का नेम दिया था, विच ही डिफाइन एज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द origin ऑफ नॉलेज, ठीक है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द origin ऑफ नॉलेज, दैट एक्सपेरिमेंटली वो जाके स्टडी करे किस चीज़ को, दैट नॉलेज की, न्यू नॉलेज की origin बेसिकली होती कैसे है। Piaget began his studies by carefully observing his own three children as infant. Piaget ने basically जो study है वो कैसे start की थी? By carefully observing his own three children as infants. Like कैसे उसके बच्चे एक्सप्लोर करते हैं न्यू टॉयज को, कैसे सिंपल प्रॉब्लम्स को जाके सॉल्व करते हैं, कैसे वो कैसे वो सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, दैट ही प्रिपेयर्ड फॉर देम। पियाजे ने जो उसके लिए उनके लिए जो बनाए हुए थे, एंड जनरली केम टू अंडरस्टैंड देम सेल्फ एंड देयर वर्ल्ड, और कैसे ये बच्चे अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और अपने सराउंडिंग वर्ल्ड को। लेटर पियाजे ने क्या किया था? ही स्टडीड लार्जर सैंपल्स ऑफ चिल्ड्रन थ्रू वर्ड बिकम become known as the clinical method. Later पियाजे ने क्या किया था? उसने स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन को टू वर्ड बिकम नॉन एज जिस क्लिनिकल मेथड के थ्रू, ठीक है, जिसमें क्या होता था? अ फ्लेक्सिबल क्वेश्चन एंड आंसर टेक्निक उसने यूज़ किया था। ही उसने यूज़ किया था किस चीज़ के लिए? कि वो जाके डिस्कवर करे कि कैसे डिफरेंट एजेस के बच्चे
सॉल्व करते हैं वेरियस प्रॉब्लम्स को, एंड वो कैसे सोचते हैं अबाउट एवरीडे इश्यूज के रिलेटेड, ठीक है। From these naturalistic observation of topics ranging from the rules of games to the law of physics, Piaget formulated his grand theory of intellectual growth. ठीक है। अच्छा, जो ये naturalistic observations of topics है जो कि range करते हैं from rules of games to the law of physics, पियाजे ने formulate किया किस चीज़ को, grand theory of intellectual growth को। अब intelligence क्या है? What is intelligence? Piaget's background in the zoology is quite apparent from his definition of intelligence. इंटेलिजेंस की डेफिनेशन उसने zoology की जो इंटरेस्ट है उसके बेस पे कैसे दी थी, दैट बेसिक लाइफ फंक्शन है जो कि हेल्प करती है ऑर्गेनिज्म की कि वो जाके अडेप्ट करे अपने एनवायरनमेंट को। वी ऑब्जर्व सच अडेप्टेशन एज वी वॉच अ toddler figure out how to turn on the TV। ये एक एडेप्टेशन है ना एनवायरनमेंट के साथ, कि हम जो सीख रहे होते हैं टाइम टू टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टोडलर को देखें, इन्फेंट के बाद जो टोडलर्स होते हैं, दे फिगर आउट दैट हाउ टू टर्न ऑन द टीवी, कैसे टीवी को टर्न ऑन करते हैं। स्कूल एज चाइल्ड जो है वो डिसाइड करता है कि कैसे वो कैंडीज को डिवाइड करता है अपने फ्रेंड्स के दरमियान, और जो एडोलेसेंट्स है वो कैसे स्ट्रगल करता है कि जाके ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी बेसिक लाइफ फंक्शन है जो कि हमें हेल्प करती है, इंडिविजुअल को हेल्प करती है कि वो जाके ऑर्गेनिज्म कि वो जाके अडेप्ट करे अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में हम कर रहे हैं, तो ये इंटेलिजेंस ही है ना जो कि हमें हेल्प कर रही है अपने इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करने में। तो आज ये प्रपोज दैट इंटेलिजेंस इज क्या, अ फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम है, बैलेंस टूवर्ड विच ऑल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्लाइन, ठीक है। पियाजे कहते हैं कि जो इंटेलिजेंस है वो एक फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम, एक फॉर्म ऑफ बैलेंस है जिसके जो कि सारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को इन बैलेंस रखता है, ठीक है। His point was simply that all intellectual activity is undertaken with one goal in mind, ठीक है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली ये थी कि जितनी भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है वो अंडरटेकन है एक गोल के, माइंड के एक गोल के साथ, ठीक है। वो क्या है, टू प्रोड्यूस अ बैलेंस और हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वन थॉट प्रोसेस एंड द एनवायरनमेंट। और वो ये है कि क्या माइंड गोल क्या है कि वो जाके प्रोड्यूस करे किस चीज को, बैलेंस या हार्मोनियस रिलेशनशिप को बिटवीन वन थॉट प्रोसेस, एक सोच के दरमियान और एक एनवायरनमेंट के दरमियान, ठीक है। सच अ बैलेंस स्टेट ऑफ अफेयर इज कॉल्ड कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम। और इस फिनोमेना को बेसिकली हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अपने थॉट्स को एनवायरनमेंट के साथ क्या करना, बैलेंस करना, हार्मोनियस करना। एंड द प्रोसेस ऑफ अचीविंग, जब हम इस प्रोसेस को अचीव करते हैं कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रेशिया कहते हैं इसे, ठीक है। इक्विलिब्रेशन, ठीक है, इक्विलिब्रेशन। यहाँ तक क्लियर है Yes, sir. सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, Piaget stressed that children are active and curious explorers, ठीक है, who are constantly, continuously challenged by many novel mean new stimuli and events that are not immediately understood। Piaget ये समझता है कि चिल्ड्रन जो है वो एक एक्टिव एंड क्यूरियस एक्सप्लोरर्स है जो कि कंटिन्यूसली चैलेंज करते हैं किस चीज़ को, न्यू स्टिमुलाई को एंड इवेंट्स को जो कि इमीडिएटली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। वो क्या करता है, वो ये बिलीव करता है कि ये जो इम्बैलेंस है, कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रिया बिटवीन द चिल्ड्रंस मोड्स ऑफ थिंकिंग एंड एनवायरमेंटल इवेंट्स, मतलब ये है कि वो इमीडिएटली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे न्यू स्टिमुलस को या न्यू इवेंट्स को, तो इसे हम कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रिया कहेंगे। तो वो ये समझता है कि ये जो इम्बैलेंस है बिटवीन द चिल्ड्रंस मूड्स ऑफ थिंकिंग और जो इन्वायरमेंटल इवेंट्स है, ये बेसिकली प्रॉम्प्ट करते हैं उन्हें कि वो जाके मेंटल एडजस्टमेंट क्रिएट करे, जो कि इन्हें इनेबल करती है कि वो जाके अपनी जो पजलिंग न्यू एक्सपीरियंस है वो जाके कोप करे पजलिंग न्यू एक्सपीरियंस एंड देयर बाय जो रिस्टोर करे कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम के साथ, ठीक है। तो इन इम्बैलेंस की वजह से ये बच्चे जो है ये प्रॉम्प्ट होते हैं
कि वो जाके मेंटल एडजस्टमेंट की तरफ जाए, और मेंटल एडजस्टमेंट की जो है वो इन्हें क्या करते हैं, इनेबल करते हैं कि वो जाके कोप कर सके उस आउटसाइड जो पजलिंग प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम आएगी, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं तो उन्हें चीज़ों की समझ आती है। उन्हें चीज़ों की समझ कैसे आती है, उन्हें जिस तरह रिमोट है, ठीक है, रिमोट का रेड बटन दबाते हैं जो टीवी लग जाता है, ठीक है। तो पहले वो सोचते हैं कि ये रिमोट यूज किस लिए के लिए होता है, और फिर जब बार बार वो रिमोट वो यूज करना सीख लेते हैं, उस पर जो है ना वो फंक्शन करते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि ये रिमोट बेसिकली टीवी लगाने के लिए यूज होता है। इनकी जो इम्बैलेंस है थॉट्स एंड एनवायरनमेंट के साथ, वो जाके ख़त्म हो जाती है और दोबारा कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम जो है रिस्टोर हो जाती है बच्चे के। सो वी सी दैट Piaget views of intelligence is an interactionist model, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो Piaget की व्यू ऑफ इंटेलिजेंस है वो क्या है, इंटरेक्शनिस्ट मॉडल है, जो कि इम्प्लाइज करते हैं दैट mismatches between one's internal mental scheme and the external environment stimulate cognitive activity and intellectual growth। तो इसकी मॉडल क्या इम्प्लॉय करती है कि जो मिसमैच आ रही होती है एक बच्चे की या एक इंसान की इंटरनल मेंटल स्कीम, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो वो क्या स्टिमुलेट करते हैं, कॉग्निटिव एक्टिविटी को और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, ठीक है। A very important assumptions जो कि अंडरलाई करते हैं पियाजे व्यू ऑफ इंटेलिजेंस को, इफ चिल्ड्रन आर टू नो समथिंग, इफ एक बच्चा किसी चीज को जानने की कोशिश करता है, वो क्या करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है, दे मस्ट कंस्ट्रक्ट दैट नॉलेज देमसेल्फ, ठीक है। Indeed, Piaget described the children as a constructivist, ठीक है। क्यों constructivist है बच्चे? An individual who act on new object and events and thereby gain some understanding of their essential features। तो ये constructivist हो गए है ना, जब एक बच्चे के माइंड में उसकी रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं हो, और वो क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, वो एक्ट ऑन कर रहा है न्यू ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स पे, और इस तरह वो क्या कर लेता है, वो गेन कर लेता है कुछ अंडरस्टैंडिंग उस ऑब्जेक्ट के एसेंशियल फीचर्स के रिलेटेड। तो इस वजह से पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चे एक किस्म के लिए कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो जानने की कोशिश करते हैं और वो अपने उस गोल तक जाके पहुंच भी जाते हैं, वो एसेंशियल फीचर्स तो जान लेते हैं, लेकिन अगली मर्तबा जो है ना वो उस ऑब्जेक्ट के गोल तक पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। Children construction of reality, that is their interpretation of objects and events, depend on the knowledge they have available to them, ठीक है। जो बच्चे की जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट आ जाते हैं, वो बेसिकली डिपेंड करते हैं उनकी नॉलेज पे जो कि ऑलरेडी उनके मेंटल प्रोसेस में अवेलेबल होती है। द मोर इमेच्योर द चाइल्ड्स कॉग्निटिव सिस्टम, जितने ज्यादा बच्चे की जो कॉग्निटिव सिस्टम है वो इमेच्योर हो, द मोर लिमिटेड हिज और हर इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट, तो उतना ही ज्यादा इनकी जो इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट है वो जाके लिमिटेड होगी। फॉर एग्जाम्पल 4 year old Robin told his mom after school one day that mommy today at recess, जो ब्रेक टाइम होता है, a big cold wind came and almost blew me down, ठीक है। I think it knew that I was hot and it came to cool me down, ठीक है। तो ये एक बच्चे रॉबिन की जो है ना ये सोच थी विंड के बारे में। This child is making an important assumptions that dominate his attempt at understanding। तो ये बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, एक important assumptions क्या कर रहा है, बना रहा है, जो कि dominate कर रहा है उसकी understanding को, namely that inanimate things, in this case wind have intention, उसकी intention wind की तरफ थी। He doesn't make the distinguish between animate and inanimate object, at least not the type of distinguish that adult make। मतलब ये है in short के उसकी mind उस हद तक, उस maturity तक अभी तक नहीं पहुंची कि वो जाके विंड की रिलेटेड एनिमेट या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में डिस्टिंग्विश करे, या जो उसने पॉइंट बताई है विंड के रिलेटेड, उसके रिलेटेड एक रियल कंक्लूजन की तरफ जाके पहुंचे कि विंड एक्चुअली
आती किस चीज़ के लिए है, कहाँ से आती है, कैसे बनती है, ठीक है। तो ये जो है ना विद टाइम टू टाइम एंड कॉग्निटिव मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड कॉग्निटिव सिस्टम के साथ ये आंसर बच्चे को एंड में क्लियर हो जाती है फिर, ठीक है। As a result, he construct a very different interpretation of reality than his mother does. तो वही बात हुई, तो जो इसकी constructions थी related to interpretation of event वो काफी different थी than as his mother does, अपने mother से। यहाँ तक clear है सबको? जी Yes, सर। sir. अच्छा, मैं दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, ये लिंक खत्म हो रहा है तो काइंडली उसे जल्दी ज्वाइन करें।